हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पीछे पढ़ाया गया पाठ मेंटल मैकेनिज्म, ये पार्ट 2 सब्सिडरी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में, जिसमें हमने दमन, रिएक्शन फॉर्मेशन, यौक्तिकीकरण आदि के बारे में बताया था और रिग्रेशन। उसके बाद उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए प्राथमिक मानसिक संघर्ष या प्राथमिक जो मानसिक रचनाएं हैं, उसी प्रकार में सब लिमिशन या उदात्तीकरण की चर्चा करूंगा कि उदात्तीकरण क्या है और उदात्तीकरण या सब लिमिशन के द्वारा किस प्रकार से व्यक्ति मानसिक संघर्ष से उबर पाता है, मानसिक संघर्ष को कम कर पाता है। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। उदात्तीकरण या सब्लिमेशन में का एक सबसे बड़ा और पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि मानसिक संघर्ष से जूझ रहा व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव और रचनात्मक कार्य करके अपने आप को मानसिक संघर्ष की अवस्था से कैसे निकालता है, उसका एक सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है। हम मनोविज्ञान को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं। हम अपने समाज को मनोविज्ञान से क्या दे रहे हैं, समाज को क्या सिखा रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। आप छात्रों के बीच में भी यह जानकारी अवश्य हो जानी चाहिए कि मानसिक जो संघर्ष की स्थिति है, उससे हर एक कोई गुजरता है। समाज गुजरता है, हमारा भाई पिता परिवार गुजरता है, पूरा देश गुजरता है। तो आप लोग को यहाँ से सीख कर ये जाना है कि जो उदात्तीकरण की प्रक्रिया है, जो मानसिक स्तर पर होती है, यदि उसको समाज, परिवार, देश अपना ले तो विभिन्न प्रकार के मानसिक संघर्षों से वो अपने आप को बचा लेता है। क्योंकि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चेतन रूप से कुछ ऐसा कार्रवाई करके मानसिक संघर्ष को बचा जा सकता है, जिसका उदाहरण अभी हम देखेंगे कि वह किस तरह से सोसाइटी द्वारा अप्रूव्ड एक्टिविटीज़ या कंस्ट्रक्टिव वर्क को करके अपना इच्छा की पूर्ति करता है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचाव पाता है। सेरेसन नामक मनोवैज्ञानिक ने जो इसकी परिभाषा की, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि जब प्रवृत्तियों की संतुष्टि सीधे तरीके से न होकर सीधे तरीके से होना जब असंभव होता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक रूप से आइडेंटिफिकेशन या तादात्म्य स्थापित करके वह उसकी पुष्टि करता है, जिसे उदात्तीकरण कहा जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि उदात्तीकरण में व्यक्ति वैसी इच्छाएं या सीधे तौर पर जिसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, इसलिए वह दमित हो जाता है। इसीलिए प्रतिस्थापन सामाजिक क्रियाओं के रूप में करके उसकी पूर्ति करता है। फ्राइड ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने अध्ययन में बताया कि एक विवाहित महिला जिसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाती है और पुत्रवती होने की इच्छा भी रखती है, परंतु उसे कोई पुत्र नहीं होता है, तो वह अपने मानसिक संघर्ष को, उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को चाइल्ड वेलफेयर खोलकर बच्चों का देख रेख करके सारे ही बच्चों को अपना बच्चा मान के वह महिला अपने उस मानसिक संघर्ष और मानसिक संघर्ष की स्थिति को कम कर लेती है या उससे निकलने की कोशिश करती है। उसी तरह भिन्न भिन्न मुद्राओं के चित्रों में, कवियों के श्रृंगार रस, विरह रस की कविताओं में, उपन्यासकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोमांटिक उपन्यास की चर्चा हुई है।
जब उसका हम लोग साइको एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि वो उपन्यासकार, वो कवि, वो गीतकार, वो कहानीकार कहीं न कहीं वास्तविक रूप से उसमें कहानी में वर्णित घटनाओं से दो चार हुआ रहता है और वह भी मानसिक संघर्ष की स्थिति में रहता है। उनसे बचने के लिए, उस स्थिति से उबरने के लिए इस प्रकार की कृति की रचना करता है और यह उसके ज़िंदगी पर आधारित होता है। तुलसीदास ने अपनी पत्नी, जिससे वे बहुत ही अटूट प्रेम करते थे, जब फटकार मिली तो वैसी स्थिति में वह भगवान के आराधना में लग गए और उसी ओर अपनी मन को ले गया और एक रास्ता बनाया। तो उनका यह व्यवहार, चूँकि पूजा करना, पाठ करना समाज द्वारा मान्य एक व्यवहार है और उसके आधार पे उन्होंने उसको स्थापित किया और उस मानसिक संघर्ष से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए काम किया। तो कंस्ट्रक्टिव काम के आधार पे व्यक्ति दो तरह का फ़ायदा पाता है। एक तो वह समाज में परिस्थिति, उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, उसका सम्मान भी मिलता है, और दूसरा अपने वश बुरे भाव के विचारों से भी वह निकल जाता है। इसी तरह बहुत से उदाहरण मिलेंगे जिसमें व्यक्ति अनाथालय, जो शिक्षा सेवा से हैं, वह बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर पढ़ाना, जो मेडिकल प्रोफेशन से बड़े बड़े अस्पताल बना के उसका सेवा करना, इस तरह का काम में लगा देते हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं वो कारण वही रहता है। इस तरह बहुत से उदाहरण समाज में पड़े हुए हैं, जिसको आप गौर से देखिएगा तो पाइएगा कि इसका कुछ न कुछ कारण होता है। उदात्तीकरण से व्यक्ति को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही लाभ होता है। डायरेक्ट लाभ में होता है कि दमित इच्छाओं या असंतोष इच्छाओं से उत्पन्न तनाव में स्पष्ट कमी आ जाती है, बल्कि दूसरा अप्रत्यक्ष लाभ यह है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज के नज़रों में काफ़ी बढ़ जाता है। उदात्तीकरण की मनोरचना द्वारा मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी सुरक्षा मिलती है, परंतु यदि इस मनोरचना का उपयोग अधिक होने लगता है तो इसका इम्पल्सिव या स्वरूप भ्रमात्मक हो जाता है और फिर व्यक्ति का समायोजन करने में काफ़ी दिक्कत भी होती है। अतः दोनों ही स्टेज से उसको गुजरना रहता है। अब एक अन्य मानसिक प्राथमिक मेंटल मैकेनिज्म की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग कन्वर्सन के नाम से जानते हैं, या मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसे रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। यह अंतिम मेंटल मैकेनिज्म, प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म है। मानसिक संघर्षों तथा तनावों का समाधान शारीरिक लक्षणों के रूप में जब कन्वर्टेड हो जाता है, मानसिक कारण के वजह से जब उसका प्रभाव शरीर के रूप में उभरने लगता है, तो इसे ही कन्वर्सन या रूपांतरण हम लोग कहते हैं। ब्राउन एवं मेनिंगर नामक मनोवैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा कि रूपांतर एक ऐसी मनोरचना है जिसके द्वारा मूल प्रेरणा से कुंठित हो जाने के संबंधित दमित ऊर्जा किसी शारीरिक रोग के कार्यात्मक लक्षणों के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। इसको देखिएगा तो इससे स्पष्ट हो जाइएगा कि मानसिक रोग के वजह से शारीरिक रोग उत्पन्न होता है और उस शारीरिक रोग के उत्पन्न होने की वजह से भी मानसिक संघर्ष की कमी आती है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से लोग बच जाता है। जीवन में तथा इसी में कन्वर्सन हिस्टीरिया के रोगियों में इस तरह के काफ़ी लक्षण देखने को मिलते हैं जो कन्वर्सन को सिद्ध करते हैं। अक्सर कुछ उदाहरण हम छात्रों को देखने को मिलता है कि परीक्षा के क्रम में जिस छात्र की मानसिक स्थिति परीक्षा देने की नहीं रहती है, अर्थात जिस बच्चे की तैयारी नहीं रहती है, जो बच्चे परीक्षा में अच्छा तैयारी करके नहीं जाने वाले होते हैं, तो देखा जाता है कि अक्सर परीक्षा के ठीक पहले वैसे बच्चे को पेट खराब हो जाता है, पेचिश हो जाता है, बुखार लग जाता है और डायरिया के लक्षण आ जाते हैं। कई तरह के इस तरह के व्यवहार देखने को लगते हैं जिसका कोई शारीरिक कारण नहीं रहता है, बल्कि उसका कारण मानसिक रहता है।
ये जितनी भी बीमारियां हैं वह मन से संबंधित हैं, क्योंकि उस बच्चे की परीक्षा में जाने की तैयारी नहीं है, वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में वह विभिन्न प्रकार के शारीरिक लक्षणों के वजह से उस अवस्था से या उस स्थिति से अपने आप को बचा लेता है। इसमें डायरेक्ट उस विद्यार्थी को दो फायदा होता है। एक तो वह परीक्षा से बच जाता है और दूसरा परिवार का भी सिंपैथी उसके प्रति हो जाता है कि चलो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका स्थिति अच्छा नहीं है, इसीलिए चलो अच्छा हुआ कि इसको जो है सो अगले बार फिर परीक्षा दे देगा और परीक्षा से उस स्थिति से बच जाता है। फ्राइड ने एक अपने अध्ययन के क्रम में एक उदाहरण दिया जिसमें एक महिला हस्त मैथुन मस्टरबेशन करने की जिसमें बुरी लत थी और हस्त मैथुन की स्थिति से वह मानसिक संघर्ष से गुजरती थी। उसे शारीरिक संतुष्टि तो मिलती थी, परंतु वह उसका शरीर पे और मन पे उसका बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ने लगा। तो देखा गया अध्ययन के क्रम में कि हस्त मैथुन की प्रक्रिया के कारण उसके हाथ में पैरालिसिस मार दिया। और जब फ्राइड ने उसका एनालिसिस किया तो इसके कारण की खोज की और पैरालिसिस क्यों हुआ इसके मानसिक कारण की खोज की। कोई शारीरिक लक्षण या शारीरिक दोष नहीं था, फिर भी मानसिक कारण से वह पैरालिसिस से ग्रसित हो गए। इसी तरह बहुत से उदाहरण मिलते हैं जिसमें एक मर्द के द्वारा अपनी पति के साथ अति संभोग करने की इच्छा या उससे प्रताड़ित होकर मानसिक रूप से उस महिला में भी दोनों पाँव का शून्य हो जाना। विभिन्न प्रकार के उदाहरण हुए हैं सैनिकों में भी, जिसमें सेनापति युद्ध के लिए जाने की तैयारी करने की बात जब करता है, युद्ध की बात जब होती है तो उस व्यक्ति में, उस सैनिक में हाथ में पैरालिसिस मार देता है। पैरालिसिस की वजह से वह गन नहीं उठा सकता है और वह लड़ाई की स्थिति से अपने आप को इस तरह से मानसिक रूप से बचा लेता है। इस तरह से कई उदाहरण इसमें कन्वर्सन में मिलते हैं, जिसको देखने से, अध्ययन करने से और कारणों की खोज करने से शारीरिक जो अक्षमताएं हैं उसका कारण मानसिक पाया गया। खासकर फ्राइड ने जो विभिन्न प्रकार का विश्लेषण किया उसमें स्पष्टता उन्होंने कई चीज़ों को पकड़ा। तो इससे स्पष्ट है कि रूपांतरण में अपनाए गए शारीरिक रोगों के लक्षण सचमुच में बॉडीली नहीं होता है, बल्कि इसका कारण जो है वह मानसिक होता है। मेंटल मैकेनिज्म के रूप में रूपांतरण से व्यक्ति को यह भी हम लोग को जान लेना है कि दोहरा बेनिफिट होता है, एक साथ दो लाभ होता है। पहला लाभ तो वह होता है कि मेंटल मैकेनिज्म के इस कन्वर्सन के कारण अपने आप को वह उस स्थिति से साफ और साफ बचा लेता है जो उसको फेस करना है, जिसके कारण वह बराबर मानसिक संघर्ष में रहता है। और दूसरा फायदा यह होता है कि जितने भी मानसिक असमानताओं के कारण परिवार, समाज एवं घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उस पर विशेष ख्याल रखा जाता है, जिससे उसमें सहानुभूति पैदा होती है, दूसरे का प्यार लाड़ मिलता है। क्योंकि वह मानसिक रूप से जब असामान्य होता है तो परिवार के अन्य सदस्य उसे अपना लेते हैं और तो इस तरह से उसमें सुरक्षा का भाव भी पैदा होता है और वह मानसिक संघर्ष से भी अपने आप को बचा लेता है। तो कन्वर्सन एक प्रमुख संरचना के रूप में मनोविज्ञान के प्राथमिक मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। इस तरह से आज हमने 6 जो विभिन्न प्राइमरी मेंटल मैकेनिज्म की चर्चा की, तो ये 6 मेंटल मैकेनिज्म प्रमुखता रखते हैं। अब हम दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म के बारे में बताएंगे और देखेंगे कि सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म किस प्रकार से हमारे मानसिक दबाव को, तनाव को, मानसिक संघर्ष को कम करता है और वह व्यक्तियों के जिंदगियों को या व्यक्तियों के लाइफ को आसान बना देता है। तो आप छात्र इसको पढ़ के, देख के, समझ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी चर्चा
सेकेंडरी मेंटल मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।